दुनिया बहुत सिकुड़ चली है, बहुत छोटी हो चली है और इसमें अगर आप ये कहें कि आपको युद्ध से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कतई ऐसा नहीं है। कल से लेकर आज तक मिडिल ईस्ट में यानी कुछ घंटों के अंतराल में मिडिल ईस्ट या वॉर जोन या इजराइल ईरान संघर्ष में इतनी तब्दीलियां आ गई हैं कि निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा और विध्वंसक और भयानक और खूंखार होने की बात कही जा रही है। अमेरिका का दखल क्या रशिया और चाइना को उकसाएगा, जैसी की बातें पहले आई थीं। तमाम वॉर जोन के अपडेट्स भी आपको बताएंगे और क्या इसका असर पड़ने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो अंकुर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर अमेरिका का हमला पूरी परिस्थितियां बदलने वाला। वो भले ही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी ईरान के पास वक्त है, वो सुधर जाए, वो शांति बहाली करे, लेकिन ये जो अपडेट हुआ है कुछ घंटों के भीतर, ये क्या कहता है? देखिए ललित, सबसे पहले तो बात ये है कि अमेरिका के हमले के बाद ऐसा लगा कि शायद सब कुछ थम जाएगा, ईरान पीछे हटेगा, एक दो कदम पीछे हटेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा। ईरान ने बदले की कार्रवाई की है और हैपा जो एक पोर्ट है बड़ा इज़राइल का, वहाँ और तेल अवीव के साउथ इलाके में मिसाइलों से करीब 20 से 25 मिसाइल दागी गई, जिसमें से कुछ इंटरसेप्ट हुई, लेकिन कुछ ने एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया और इन दोनों शहर में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये अभी का अपडेट है, यानी कि कुल मिला के इससे अभी कहीं नहीं लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। तो अब ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संकट है या एक बड़ा युद्ध है या एक एस्केलेशन है, तो ये एस्केलेशन लैडर बढ़ता जा रहा है, कहीं से भी इसके कम होने के इम्कान बिल्कुल नहीं है। और पूरी दुनिया को इसलिए भी चिंतित होना चाहिए कि ईरान दुनिया का एक बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी कि फारस की खाड़ी है जहाँ से पूरा ट्रेड होता है। और तीसरी बात ये है कि इज़राइल का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इज़राइल की जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है, बहुत छोटा देश है, तो वहाँ पे अगर तेल अवीव पे और हैफा पे लगातार अटैक होते हैं तो वहाँ भी कैजुअलिटी बढ़ेंगी। जी जी। ईरान को जितना हल्के में लिया जा रहा था या जैसे कहा जा रहा था कि नहीं फटाफट अटैक कर दिया जाएगा या ईरान की तरफ से इतना रिटेलिएशन होगा और इस तरह से होगा, ये उम्मीद शायद नहीं थी। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था कि ईरान शायद रिटेलिएट ना करें, लेकिन अभी कोई ऐसे इम्कान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे कि ईरान कोई हथियार डाल दिए या पीछे हट गया, या अमेरिका ने जब आज सुबह जो B-2 बॉम्बर्स से फोर्दो और बाकी जो नतांज और इस्फहान पर जो अटैक किया, उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदलेंगी या कुछ सीज़ फायर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बजाय इसके ईरान ने करीब 20 से 25 दो बार मिसाइल का जो बैरेज था वो फायर किया, और फायर करने पे जो हैफा की जो ऑयल रिफाइनरी है उसके आसपास और तेल अवीव का जो साउथ इलाका है, साउथ डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको, वहाँ पे एक बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे गिर गया। तो वहाँ पे वो बिल्डिंग लगभग फ्लैट हो गई, यानी कि वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। बेन गुरियन जैसे एयरपोर्ट तक पे टारगेट एयरपोर्ट तो अभी बंद है। इजराइल को मालूम था कि जैसे ही अमेरिका का अटैक होगा तो उसके बाद जो है एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सकता है। तो बेन गुरियन समेत जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं इजराइल के, वो फिलहाल बंद हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ईरान अभी भी रिटेलिएट कर रहा है, तो उसकी पॉलिसी ये नज़र आती है कि जब तक उसके पास आखिरी मिसाइल होगी वो छोड़ता रहेगा। वो चाहे डू और डाई जैसी सिचुएशन में है। मुझे लगता है कि ईरान खुद को अब इसी पोजीशन में समझ रहा है कि मेरे लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि अब मेरे पास जितना भी मिसाइलें हैं, जो जितना भी स्टॉक है जो उसने पिछले 10-15 सालों में इकट्ठा किया है, वो सारा छोड़ा जाएगा, तभी मामला सुलटेगा, ऐसा ईरान सोचता है। लेकिन ये जो अभी जो सिचुएशन है, ये अगर बढ़ती है तो इसका पूरी दुनिया पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो भी लड़ाई छिड़ती है, लड़ाई को छेड़ना बहुत आसान है, कोई भी मुल्क छेड़ना चाहे, लेकिन उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। तो पूरी दुनिया की जो भी ताकतें हैं, जो भी इस वक्त इन्होंने जो इस तरह सोच रही हैं कि कोई लड़ाई हल हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ईरान के न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको ध्वस्त करने के बाद अब मुझे लगता है कि सभी पक्षों की तरफ से अब ये होना चाहिए कि भाई अब ये कहीं ना कहीं लड़ाई रुके, क्योंकि इससे नुकसान भी सबको है। जी, एक बड़ा आंकड़ा है, एक अखबार ने ऐसा क्लेम किया है कि इजराइल का जो डेली का खर्च है, औसत जो डेली खर्च है वो 6000 करोड़ तकरीबन है, और इसके अलावा बाकी और मोर्चों पर भी उसकी लड़ाई चल रही है। मेरा ख्याल है 6-7 मोर्चों पर इकट्ठे ही लड़ रहा है।
तो क्या इजराइल के अंदर खाने नेतन्याहू कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, या नेतन्याहू मजबूत होते जा रहे हैं? इस युद्ध चूंकि भावनाओं को भड़काता है। देखिए, नेतन्याहू की जो छवि है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको कहा जाता है कि ये हमेशा युद्ध चाहता है। हाँ। है ना, पूरी दुनिया में भी और ख़ासतौर पे कुछ इजराइल के लोग भी उनकी आलोचना करते हैं कि नेतन्याहू खुद ही लड़ाई चाहते हैं। नेतन्याहू का लास्ट जो रिजल्ट है वो ईरान है। नेतन्याहू को लगता है कि अगर वो एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें, जो कि अभी वो बनना चाहते हैं, 75 ईयर्स की एज है उनकी, उसके बावजूद वो चाहते हैं कि अभी भी वो पद पे बने रहें, तो उन्हें उनका जो पहला उन्होंने जो अपना जो दुश्मन बनाया है वो ईरान बनाया है। उनका मानना ये है, या उनकी डॉक्ट्रिन ये है कि जब तक ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और वैसी जो मिसाइल कैपेबिलिटी ख़त्म नहीं की जाएंगी, तब तक इजराइल में पीस नहीं आ सकता। तो ये उनका नैरेटिव है। बाकी दुनिया की अगर नैरेटिव की बात कहें तो अमेरिका इसमें साथ दे रहा है। रूस और चीन ने अभी भी ये कहा है कि भाई ये जो एस्केलेशन बढ़ा है ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है, और एस्केलेशन अगर बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि एक तो ईरान से जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, तो पूरी दुनिया को जो सस्ता तेल और प्राकृतिक गैस मिलती थी वो ना कहीं इफ़ेक्ट होंगी। और दूसरी बात ये है कि ईरान में जो एक तरह से वहाँ की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि वो भी तो लड़ाई में है। इजराइल का तो नुकसान है ही। भाई देखिए, इजराइल पिछले 2 साल से लड़ाई में है, तो उसका भी पैसा खर्च हुआ है लगातार। पहले हमास के साथ, फिर हिजबुल्लाह के साथ, फिर हुतीज़ के साथ, फिर ईरान के साथ, तो एक तरह से 4 मोर्चों पे तो उसने लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे में इजराइल की इकोनॉमी भी तबाह हुई है, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि ईरान का भी बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर हम बात देखें तो ईरान भी अगर इस एस्केलेशन में जब से पड़ा है उसका भी नुकसान हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि जो होना था हो गया है। अब मुझे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, जो दुनिया के बड़े डायलॉग्स होने चाहिए, क्योंकि ये अगर जंग छिड़ती है तो इसका फ़ायदा तो किसी को नहीं होने वाला, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि हमारे भी ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेड के रिलेशन हैं। हमारा जो वहाँ पे चाबार पोर्ट है, या जो हमारा जो मिडिल ईस्ट में पूरा एक ट्रेड रूट भी है, यूरोप तक जो जाता है, मिडिल ईस्ट टू यूरोप रूट की जिसकी हम बात करते हैं, वो भी अफेक्ट होगा। और जैसे भी जब भी जंग के हालात होते हैं तो कच्चा तेल भी महंगा होता है, इनपुट कॉस्ट उसकी इंक्रीज़ होती है, और उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी इंडिया पे पड़ेगा, बाकी मुल्कों पे भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये एस्केलेशन कम होना चाहिए। जी। एक और एंगल जो जुड़ा हुआ है अमेरिका से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अमेरिका को ऐसी लत है कि वो जबरन जाके भलाई करना चाहता है। खैर, सवाल ये कि अमेरिका ने जिस तरह से किया है भाई, परमाणु बम, उसके 3 बड़े न्यूक्लियर प्लांट पे आपने अपना बंकर ब्लास्टर गिरा दिया। अभी वो कह रहे हैं कि ईरान के पास एक मौका, वरना हम ये कर लेंगे। क्या लगता है, वो खुद को अलग करेगा, या ये उन्माद इसी तरह से भड़काएगा? नहीं, देखिए, ईरान का मामला तो अब अगर ये जो अभी रिपोर्ट्स जो सैटेलाइट की इमेज आती हैं वो जैसे ही आती हैं उससे पता चलेगा कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ। और आई थिंक आज शाम तक या कल सुबह तक जितनी भी सैटेलाइट कंपनियां हैं वो अपनी रिपोर्ट्स देंगी। सोशल मीडिया में भी आ जाएगा कि नतांज में कितना नुकसान हुआ, फार्दो में कितना नुकसान हुआ, वो सब आ जाएगा। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जब ये सब पूरा डिस्कशन हो रहा था तो उस समय एक वीडियो आता है नॉर्थ कोरिया से वीडियो आता है, उसमें एक बहुत बड़ी सी मिसाइल है। उनको जो उनके स्टेट ऑफ हेड हैं किम जोंग उन के जो है, तो वो उसमें दिखाई देते हैं। तो पूरी दुनिया में ये चर्चा कर रही है कि भाई अगर अमेरिका से बचना है तो आपके पास एटॉमिक हथियार होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि भाई आपने नॉर्थ कोरिया पर अटैक क्यों नहीं किया अमेरिका से, मतलब कह रहे हैं वो इसलिए नहीं किया क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर एटॉमिक बॉम्ब है। एक तरह से मतलब अघोषित है वो, पर है, ऐसा लगता है कि कैपेबिलिटी है, तो लोग डरते हैं। तो लेकिन ईरान के मसले में ये हुआ कि ईरान को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी गड़बड़ हुई है। अगर एटॉमिक बॉम्ब बनाना था तो बना के एक साइड हो चुके होते आज से 10 साल पहले। ठीक। ये जो मसला है पिछले 20 साल से चल रहा है, 20 साल तक एटॉमिक बम बनाएंगे वो खिंचता चला गया। और उसका लास्ट में फ़ायदा फिर ये हुआ कि इजराइल ने अटैक कर दिया और अमेरिका बीच में कूद पड़ा, और अब ईरान को नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान से भी असेसमेंट में चूक हुई है।
जी। अगर उसको बनाना था तो बना लेना चाहिए था, वरना फिर ना ही बनाते। हाँ। फिर ये दोनों ही बातें होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या कुछ चल रहा है, वॉर जोन में क्या है और क्या असर इसका रहेगा, उन सब मसलों पर हमने बातचीत की। आगे भी इसी तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।